ये हेंस सॉल्व द इक्वेशन cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इक्वल्स 4। अब इसका एक्सप्रेशन हमने लास्ट पार्ट के अंदर जो है ना ये प्रूव किया हुआ था, वही एक्सप्रेशन जो प्रूव करना था, दैट इज़ 4 साइन पावर 4। हेंस का मतलब होता है यू नीड टू पिक द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। ये चीज़ भी आप नोट करेंगे। हैंस का मतलब है कि प्रीवियस पार्ट का जो भी आंसर है वो आप ले सकते हैं, और एग्जैक्ट का मतलब है कि एल एन अंडर रूट जो भी होते हैं ना उनको वैसे ही छोड़ना होता है। तो 4 साइन पावर जो है ना 4 थीटा हमने पीछे प्रूव किया, प्लस जो है ना बेटा जी वो हमारे पास था 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0। अब ये 3 मार्क का है, इसकी रेंज 0 से लेकर 360 तक है। अब एक्चुअली हम इसको सॉल्व करके ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसके लिए जो है ना मिड टर्म ब्रेकिंग 4 1s आर 4, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा डायरेक्ट भी हो सकती है, या तो आप लेट करो। अगर आप लेट नहीं करना चाहते तो क्वाड्रेटिक जो है ना ये आप मिड टर्म ब्रेकिंग डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 1s आर 4, 4 में से आप एक माइनस करो 3 आएगा, तो 4 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इधर लेट करूं, साइन स्क्वायर थीटा वाई बनाऊं, फिर साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसलिए किया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पे हो जाती है। तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर देते होते हैं लेट वाई इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। आप यूं जाना चाहते हो तो सारा कुछ वाई में कन्वर्ट कर दो, दिस इज क्वाड्रेटिक इन डिस्गाइज। या फिर सिंपल समझो ये एक्स स्क्वायर ही है, तो आपने 4 1s और 4, आपने 4 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास ये बन जाएगी। अब दो ब्रैकेट्स हैं अलग अलग, इनको इक्वल टू 0 कर दो। अब मेरे पास इस ब्रैकेट से जो साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बेटा इधर से मुझे 1/4 मिल जाएगा, और राइट वाली ब्रैकेट से मुझे जो है ना बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये -1 मिलेगा। जो -1 है वो अनडिफाइंड है, उसको आप छोड़ दें, वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसका अंडर रूट ले लें दोनों साइडों के ऊपर, तो आपके पास जो है ना बेटा जी जो साइन थीटा आ जाएगा वो +-1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर फौरी तौर पर अपना वो बनाओ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब है 0 से लेकर 90 तक साइन कॉस टैन हर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है 90 से लेकर 180 तक सिर्फ साइन आप लोगों को पॉजिटिव आंसर देगा, कॉस और टैन नेगेटिव देगा। ये अगर 90 डिग्री है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मतलब एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूं देखोगे 180 से 270 डिग्री तक अगर देखोगे ना, टैन थीटा सिर्फ पॉजिटिव आंसर देगा, बाकी कोई भी वैल्यू होगी ना साइन कॉस की वो नेगेटिव देगी। और जब आप 270 से 360 तक जाओगे, सिर्फ कॉज थीटा कैलकुलेटर पे पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा आप लोगों को। एनी वैल्यू बिटवीन 270 एंड 360 ओनली कॉज विल गिव यू द पॉजिटिव आंसर। यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव देगा। अगर आपका एंगल 0 से 90 तक है तो साइन भी पॉजिटिव आंसर देगा, कॉस भी पॉजिटिव देगा, टैन भी पॉजिटिव देगा। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम 90 टू 180, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा जो है ना आपको पॉजिटिव आंसर देगा, बाकी सब कुछ आपको नेगेटिव देना शुरू कर देंगे। अब साइन के इधर आर कर लेते हैं बेटा जी, मुझे इधर से थीटा चाहिए। अगर मुझे थीटा चाहिए तो साइन राइट साइड पे बेटा इन्वर्स हो जाएगा, और एक दफ़ा आपने 1/2 पॉजिटिव, अगर साइन 1/2 30 होता है, तो आई एम गेटिंग बाई जो है ना अल्फ़ा, ये मेरे पास अल्फ़ा मिलेगा मुझे 30 डिग्री। आपके पास अल्फ़ा 30 डिग्री जो है ना, साइन आपके पास पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा बेटा जी 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने साइन को जो है ना दूसरी सूरत में नेगेटिव के साथ करना है। जब साइन को आप नेगेटिव के साथ करोगे तो कैलकुलेटर वाला बच्चा बताओ क्या आएगा, नेगेटिव के साथ क्या आंसर आपको दे रहा है साइन? क्योंकि वन ओवर टू -30 30 ही है ना, तो साइन इनवर्स अगर -1/2 करो तो क्या आंसर देता है? -30 -30 आपके पास है, मतलब अपोजिट। अगर ये 30 दे रहा है 1/2, तो ये आपको -30 दे रहा। तो हमारे पास रेंज कितनी है, ऊपर देखो रेंज, रेंज आपके पास बेटा जी है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। अब आपने दो चीज़ें देखनी है। अब आपके पास साइन अगर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव किधर होगा आपके पास जो है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी।
यहाँ पर साइन क्योंकि नेगेटिव है, हमने साइन को नेगेटिव के इक्वल किया हुआ है। एक अल्फ़ा बेटा जी आपका यहाँ पर बन सकता है 30 डिग्री का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन आपका नेगेटिव होगा। वहाँ पर तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, उसका अल्फ़ा आपको यहाँ पर भी होगा। जब आपकी रेंज बड़ी हो जाए, लुक अब जो थीटा है ना, पहला थीटा तो मेरे पास 30 डिग्री है, दूसरा जो है ना 180, लुक 180 में से दूसरा जब देखोगे ना, साइन क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री दूसरे 180 माइनस माइनस 30, यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि माइनस 30 डिग्री मिला, तो 150, ये 180 आपके पास होगा ना, किसमें 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो अपना, तो वो आपके पास दूसरा एंगल 150 डिग्री होगा। जब ये देखोगे यहाँ तक 180 माइनस 30 हमें दूसरा थीटा मिल जाएगा। तीसरा 180 में 30 ऐड कर दो तो तीसरा आंसर बेटा 210 डिग्री आ जाएगा। और चौथा आंसर जो है ना 360 से 30 माइनस करोगे तो बेटा 330 डिग्री आएगा। तो देखो 4 आंसर आ गए। कभी कभी वो 3 साइकिल को रिपीट कर देता है, 8 आंसर भी आए हुए हैं थीटा के। अलीना फरूक आंसर चेक करो, यही है 4। थीटा 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री एंड 330 डिग्री। मैंने यही मार्किंग स्कीम खोली हुई है, ये वाली तो नहीं है आंसर। देख लो ये 33 है, 9709 33 अक्टूबर नवंबर नहीं खोला हुआ उन्होंने, डिग्रीज में तो नहीं कुछ लिखा हुआ। आप पहले ये बताओ, आपने जो मार्क स्कीम डाउनलोड की है वो 9709 33 अक्टूबर नवंबर 23 है? जी सोच लो। असल में मैं भेज देती हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में देखो ना बेटा, ये है ही डिग्री में, रेंज है ही डिग्री में, तो हम रेडियन में तो जा ही नहीं सकते। वो कोऑर्डिनेट निकले हुए। ओ भाई कोई और आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हो? इधर से क्वेश्चन नंबर देखो। 7B देख रही हूँ। ओ भाई वो 6 है। 6 है। मुझे आपका पता है ना बेटा, आप मार्क स्कीम आपके हाथ में रिस्की है, ग्रुप में शेयर करो, कोई और पकड़ा भी। रानिया आप भी इसको पकड़ के बैठो मार्क स्कीम को। अलीना 20 मिनट तक कोई और देखेगी, 22वें मिनट में पता चलेगा कोई और क्वेश्चन है। 30 30, 150, 210 और 330। मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहा हाँ ये तीनों लिखे हुए हैं। चारों एक्सेप्ट करेंगे, उसके फरिश्ते भी एक्सेप्ट करेंगे। 360 की रेंज है। हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके चारों मैं भेज रही हूँ। दो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 0 से लेकर 360 की रेंज है, तो 30 डिग्री भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 150 भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 210 भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और 330 डिग्री भी। यहाँ पर ये चीज़ इसके साथ साथ पॉइंट्स बनाते हो हमेशा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी करना है आपने, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी के मुताबिक पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक सब कुछ पॉजिटिव देगा। साइन का आंसर पॉजिटिव, कॉस का भी पॉजिटिव, टैन का भी पॉजिटिव। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री, only sine will give you positive answer, cos and tan will give you the negative answers. In third quadrant only tan is giving you the, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, 180 से लेकर 270 तक कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे डालोगे बेटा, तो आपका आंसर टैन सिर्फ पॉजिटिव देगा, बाकी सारे नेगेटिव देना शुरू कर देंगे। तो इस साइकिल को भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। अगर प्रिंट किए हुए हैं तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस फिर आपने जो है ना उस पर कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं आपको जो है ना इसकी ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपको मैं शेयर भी कर दूँगा। तो ये जो बेटा डिफ्रेंशिएशन है ना, ये आपकी कौन सी डिफ्रेंशिएशन है, इसको देख कर बताओ। पैरामीट्रिक है कि इम्प्लीसिट डिफ्रेंशिएशन है ये वाली? अलीना, ईमान, हानिया, बोलो कोई। सर पैरामीट्रिक। नो, पैरामीट्रिक में दो इक्वेशंस होती हैं बेटा। ये वाली जो आपकी डिफरेंशिएशन है ये इम्प्लीसेट है, इसको लिख लो कि ये इम्प्लीसेट डिफरेंशिएशन है। जो इम्प्लीसेट होती है बेटा उसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, वाई की जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इम्प्लीसेट डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट देखो, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के अंदर x भी होएगा y भी होएगा, और एक चीज़ याद रखना है, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा, और हमेशा x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब आप इसको करते हैं डिफरेंशिएट,
और ये वाला आंसर प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो कि उन्होंने बोला हुआ है। आप मुझे सबसे पहले बताओ एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी अलीना? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब? किसकी? एक्स क्यूब 3x²। शाबाश। तो ये होगी, मैं जिससे पूछता जाऊँ वही बस बताता जाए। ये 3x² हो गई। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगी ईमान? 2y। 2y। और आगे भी तो कुछ है ना, बेस का डेरिवेटिव भी लिखना होता है। देखो y की जो है ना डिफरेंशिएशन 2y है, गौर से देखो। फिर y की भी डिफरेंशिएशन करनी होती है, और मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है y की डिफरेंशिएशन बेटा आपकी dy/dx होता है। दिस इज योर dy/dx। तो ये 3y² की डिफरेंशिएशन ये है। जो बच्चा जब y को डिफरेंशिएट करेगा, अगर वो y की बाद में डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, उसको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। दिस इज इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। सिर्फ एक क्वेश्चन डिटेल में समझ लो, फिर इम्प्लीसिट में आपकी गलती कभी भी नहीं होएगी। अब देखो 3x² है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी रानिया, रेहान? 3x 6x। 6x है। 6x। और अच्छा, अगर लिखना चाहो तो x की डिफरेंशिएशन 1 लिख भी सकते हो। स्टार्ट में भी x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, y की डिफरेंशिएशन बेटा dy/dx होती है। आगे फिर आ रहा है रानिया अहमद, 3y की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा? y की पावर 1 है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3y? सर 3y और फिर ये जो आपने पहले भी किया था। लुक, 3y जो है ना, y की डिफरेंशिएशन 1 में से 1 माइनस करोगे y की पावर 0 हो जाएगी, तो 3 की डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 हो जाएगी। क्योंकि आगे y है तो y की डिफरेंशिएशन तो आपके पास, आप ब्रैकेट में आप लिखोगे दैट वुड बी dy ओवर जो है ना आपके पास ये dx है, इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बेटा जी? 0। कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन 0 होती है, बाकियों की डिफरेंशिएशन बेटा इस तरीके से करोगे तो आपने कभी भी परेशान नहीं होना। x³ प्लस y² प्लस 3x² प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो मैंने इन सब की डिफरेंशिएशन बेटा आपको कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक हेडलाइन यहाँ पर लिख दो अपनी तसल्ली के लिए, बाद में बेशक एग्जाम में ना लिखें ना। सेपरेटिंग dy ओवर dx टर्म्स। इस पूरे एक्सप्रेशन में dy/dx वाली टर्म्स को अलग कर दो, मतलब आप लेफ्ट साइड पे रहने दो इनको। तो dy और इसके साथ जो है ना बेटा जी आप लिख दो dy/dx प्लस दूसरी टर्म है 3, और उसके साथ है बेटा जी dy/dx इज इक्वल टू, टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड। बाकी जो भी बचा है ना उसे राइट साइड पे ले जाओ। 3x², तो ये -3x² राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, 6x भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन से dy को कॉमन ले सकता हूँ। dy/dx मैंने कॉमन ले लिया बेटा, 2y प्लस जो है ना 3 यहाँ पर ये हो जाएगा, उधर से माइनस कॉमन ले लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 6x। मुझे dy को सब्जेक्ट बनाना है। dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ पर बेटा जी हो गया 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3। अब देखो ऊपर वाली, आई हैव प्रूव्ड द एक्सप्रेशन, उनका डेरिवेटिव चेक करो। शो दैट dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव 3x² प्लस 6x ओवर 2y प्लस 3 शोन। ये कौन सी मुश्किल है? आप इसको डिफरेंशिएशन को मुश्किल तो नहीं कह सकते बेटा, ये तो सबसे आसान था और मज़े का क्वेश्चन था। बस सिर्फ टेक्निक आपको आनी चाहिए। समझ आई यहाँ तक? कोई मसला किसी को? हानिया बेटा आपको समझ आई? जी सर। देखें सिंपल डिफरेंशिएशन है, बस ये बात याद रखनी है कि जब भी आप इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन करोगे y को आपने dy/dx लिखना है। मतलब यूं समझ लिया करो, अगर y² की डिफरेंशिएशन करनी है ना तो आप यूं लिखा करो y की ब्रैकेट और इसकी पावर जो है ना ये 2।
तो वाई स्क्वायर की देखो मैंने डिफ्रेंशिएशन कैसे की, ये 2 नीचे आएगा तो आपने यहाँ पर 2y, 2 में से 1 माइनस करो 2y होगा। फिर अंदर जो होता है ना बेस, इसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर तो y बचेगा, तो यू कैन राइट दैट dy/dx। जो बच्चा इस बात को समझ गया वो इम्प्लीसेट डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेगा। और इम्प्लीसेट डिफरेंशिएशन के अंदर क्या निशानी है कि बेटा उसमें एक्स वाई होंगे। दो वेरिएबल कभी डिफरेंशिएशन में नहीं होते नॉर्मली, या तो एक्स स्क्वायर में पूरा एक्सप्रेशन होता है या बेटा पूरा वाई में एक्सप्रेशन होता है। व्हेन यू हैव मिक्स अप, जंबल अप एक्स और वाई, दोनों किस्म की वेयर्ड इक्वेशन आ गई तो समझ जाइएगा कि इम्प्लीसेट डिफरेंशिएशन से करना है और इसी तरीके से आपको वो एक्सप्रेशन प्रूफ हो जाएगा। तो पार्ट 2 में आ जाए बेटा जी। 5 मार्क का क्वेश्चन है हैंस। हैंस का मतलब है कि जी ऊपर से वही वाली इक्वेशन उठाओ, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? ईमान सुना है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है बेटा। टेंजेंट टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर जो है ना ये वाई एक्सिस बनाता हूँ बेटा, और यहाँ पर ये मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ। अब इसमें एक कर्व है, ये मेरे पास एक कर्व है और यहाँ पर एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब कोई टेंजेंट पैरेलल के एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, अब इसका क्या मतलब है इस बात का? देयर इज अ कर्व और यहाँ पर जो है ना ये उसके टेंजेंट, बोलें। उसका ग्रेडियंट 0 होगा। शाबाश, उसका ग्रेडियंट 0 होगा। और जो ऊपर हमने डेरिवेटिव निकाला है बेटा वो ग्रेडियंट ही तो है, तो आप उधर लिख दो कि इसका मतलब है कि dy/dx इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और आता है 5 नंबर का क्वेश्चन कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। उधर क्या करना होता है, उधर फंसते हैं 90% बच्चे। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस में डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं होता, याद रखो। उधर क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उधर डेरिवेटिव इन्फिनिटी के इक्वल करना होगा, और जो डेरिवेटिव आएगा उसमें डिनोमिनेटर को हम सिर्फ इक्वल टू 0 कर देंगे। लेट्स सी, मेरे पास कोई डेरिवेटिव इस तरह से आया हुआ है 2x + 3, जो पार्ट 1 में मैं निकालूंगा, इज इक्वल टू, लेट्स सी नीचे जो है ना मेरे पास 2y² - 1 है। अक्सर बच्चे पूरे डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देते हैं, वो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वर्ड याद कर लो, रट्टा मार लो। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होएगा, बट व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन योर डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। और डेरिवेटिव अनडिफाइंड तब होता है अगर मैं आपको कहूँ कि एक फ्रैक्शन है 3/5, इसका आंसर अनडिफाइंड कब होगा? जब आप 5 की जगह 0 पुट कर दोगे। कैलकुलेटर में आपका एरर आ जाएगा, व्हेन यू डिवाइड 3/0 इट विल गिव यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये एरर होगा। तो डेरिवेटिव में आपका जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उसको इक्वल टू 0 करना है, मतलब उस क्वेश्चन में 2y² - 1 इक्वल टू 0 होगा व्हेन यू सी द क्वेश्चन कि इट इज सेइंग टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बट अभी तो हमने बेटा टेंजेंट को, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। अभी हमने प्रूव किया था एक्सप्रेशन नेगेटिव जो है ना हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन आया था, दैट वाज 3x² प्लस जो है ना आपके पास 6x है, और डिवाइडेड बाई जो है ना आपके पास जो है ना 2y प्लस जो है ना ये 3 है, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। मैंने पीछे से ये क्वेश्चन उठा लिया, ये देखें अभी हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव किया हुआ है। नेगेटिव 3x² + 6x ओवर 2y + 3 इज इक्वल टू डेरिवेटिव, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है यू नीड टू मेक योर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जाकर 0 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर उड़ जाएगा, नेगेटिव भी उड़ जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद जस्ट 3x² प्लस जो है ना 6x इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी, x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप 3x को इक्वल टू 0 करते हो तो आपका x का आंसर 0 आ गया। अब अगर आपका x का आंसर 0 है तो y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो जल्दी जल्दी, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x³ + y² + 3x² + 3y। ये इक्वेशन आपने लिखनी, और इसके अंदर यहीं पर मैं कोऑर्डिनेट आपको निकाल के यहाँ पर बेटा जी ये दे देता हूँ। मार्क्स स्कीम में भी आप अपने साथ इसको वेरीफाई करते हैं, तो x का क्यूब है हमारे पास, तो मतलब मैं 0 का क्यूब लिखूंगा, प्लस जो है ना y का स्क्वायर है, तो y तो मेरे पास है ही नहीं, प्लस जो है ना 3x का स्क्वायर है, तो 3x में 0 डाल दो, प्लस जो है ना 3y, एंड इट इज़ इक्वल टू 4। 0 का स्क्वायर 0,
तो इट इज़ योर वाई स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी ये आ जाएगा 3y, 4 को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ, -4 इज इक्वल टू 0। तो नाउ वाई स्क्वायर प्लस 3y -4, तो ये तो मिड टर्म ब्रेकिंग, 4 1s आर 4, तो उसमें से निकाल दो, तो ये तो आपके पास डायरेक्ट y प्लस 4 y -1 हो जाएगा बेटा जी, एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का एक आंसर आएगा -4 और एक y का आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y का आंसर आपके पास आता है -4, एक कोऑर्डिनेट ये होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट ये है कि अगर हम जो है ना 0 पुट करें तो y का आंसर 1 भी आ सकता है। तो डबल आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक साइड के, 0,1 0,-4। लेकिन हमारे पास तो दो ब्रैकेट्स थी। अभी मैंने देखें ब्रैकेट्स को, ये 5 नंबर का इसलिए है, मैंने सिर्फ इस 3x को इक्वल टू 0 किया, x को 0 निकाल के मेन इक्वेशन में पुट कर दिया, लेकिन दूसरी ब्रैकेट जो है ना वो x प्लस 2 है एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 नाउ। अब आपका उसी मेन इक्वेशन के अंदर अब हम पुट करेंगे x -2 को, तो अब आपके पास जो है ना x क्यूब है, तो आप लिखोगे -2, इसका बेटा जी क्यूब लिख दो, उसके साथ प्लस जो है ना आपके पास y का स्क्वायर है, फिर प्लस 3x का स्क्वायर है, तो 3x की वैल्यू पे -2 इसका स्क्वायर, प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा 3y एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 4। 2 का क्यूब बेटा -8 होता है, प्लस जो है ना y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव, 4 3s आर 12, प्लस जो है ना आपके पास 3y -4 टू द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, ये 12 और 12 में से 4 माइनस करो 8, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ आपके पास y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर आप y को कॉमन ले लें तो आपके पास y प्लस जो है ना 3 इज इक्वल टू 0, तो मतलब मुझे y यहाँ से 0 मिलेगा और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y -3 मिलेगा। इट मीन अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो y का आंसर 0 आ जाता है। एक कोऑर्डिनेट ये भी में हो सकता है। अगर मैं x को -2 पुट करूँ तो y का आंसर -3 भी आ सकता है। तो मेरे 4 कोऑर्डिनेट्स निकले। x जब 0 होगा तो y 1 आ सकता है, x जब 0 होगा तो y -4 भी आ सकता है। दो कोऑर्डिनेट्स ये, मैं x को जब -2 पुट करता हूँ तो बेटा मेरा y 0 आया और -2 से -3 भी आया। तो अलीना चेक करके बताओ 4 कोऑर्डिनेट्स यही हैं। एक -4 है। मैंने -4 भी तो लिखा हुआ है, 0,1 0, -4 -2, 0 -2, -3। उसमें अगर जी सही। ये मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिए हैं तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। ठीक है, जी ये देखें 5 मार्क का क्वेश्चन था। हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा जी। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को देखते ही आपने जो है ना उसको करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। इन स्टेप्स को याद करते जाओ और फिर सिर्फ इन्हीं पेपर्स को सुकून से, जो इन्हीं फाइल्स की जो मैंने 23 का आपको प्लान दिया है बेटा, उसमें ख़ुद ईमानदारी से इसको ख़ुद से सॉल्व कर लो। 7 पेपर्स के बाद तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा, आपको ख़ुद बोलोगे कि हमारा P4 बहुत आसान हो गया है, फिर हम स्पीड पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले सेपरेटिंग वेरिएबल्स होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपके पास आए, पहली हेडलाइन सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, मतलब जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई है उसको लेफ्ट पे रहने दो, तो ये मैंने डी वाई को इधर ही रहने दिया, इज इक्वल टू डी एक्स को मैं राइट साइड पे फेंकूंगा। अब जो y वाली टर्म्स है ना वो इधर लेकर चले जाओ, अब इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ, तो इट विल गिव यू 1 cos स्क्वायर 3y और इधर से e की पावर 2x उधर जाके डिवाइड करेगी, तो ये हो जाएगा 1 e टू दी पावर जो है ना बेटा जी क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। पहले तो अपने दिमाग से ना ये फोबिया निकाल दो कि P3 हार्ड होता है। मुझे बताओ, अब मैं स्पीड बढ़ा के पेपर करता जा रहा हूँ तो मैं तो 1 घंटे से पहले पेपर सॉल्व कर लूँगा।
यही चीज़ आपको मैं यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि P3 इज़ जस्ट अ नेम ऑफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है। आप टाइम मैनेज करना सीख लो, क्वेश्चन की स्पीड खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगी। अब पहला स्टेप होता है सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को सेपरेट करो। डी वाई वाला जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको लेफ्ट पे रखो। जो दूसरा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी एक्स है उसको राइट पे कन्वर्ट कर दो, राइट पे भेज दो। वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाओ और एक्स वाली टर्म्स को उसके ऑपरेटर के साथ लिखो। वाई का ऑपरेटर वाई वाली वैल्यूज को डील करेगा, एक्स का ऑपरेटर एक्स वाली चीज़ों को डील करेगा। तो वेरी सिंपल, I am just separating the variables। dy के साथ y वाली टर्म लेफ्ट पे लाया, dx के साथ x वाली टर्म्स राइट पे। दूसरा इसका होता है इंटीग्रेटिंग। आपने इंटीग्रेशन करनी होती है, यू नीड टू डू द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियल खत्म हो गया है। डिफरेंशियल सिर्फ एक स्टेप का नाम है। अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। दूसरे नंबर पे सेपरेशन हो गई है, इंटीग्रेशन करनी है आपने। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का, 7 नंबर का बेटा जी ये है। तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो। 5 क्वेश्चन भी तुम लोगों के ठीक हो गए ना तो तुम आप जो है ना ये 45 से ऊपर निकल जाओगे। सो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। लेफ्ट साइड पे ऊपर जो है ना मेरे पास है बेटा जी 1/। अब चेक करेंगे किसकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग है। डी वाई। राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन बेटा आपके पास है e की पावर 4x है, लेकिन अब पावर वाली चीज़ की जब इंटीग्रेशन किया करो ना उसको ऊपर ले जाया करो। तो ये अब आपके पास dx है। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। एवरीथिंग इज सेट एंड रेडी टू बी इंटीग्रेटेड। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं की, मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये दोनों चीज़ें साथ लिखी जाती हैं किसी भी फंक्शन के। इन दो बातों का मतलब है कि यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रैंड। ये जो इंटीग्रैंड है इसको आपने इंटीग्रेट करना है। उसकी निशानी क्या है? इसका भी एक मार्क होता है। एग्जामिनर को जस्ट बताओ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ई टू द पावर -4x। क्या निशानी है कि आप इंटीग्रेट करने वाले हो। अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई हमारी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यू नीड टू शो कि वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन दिस फंक्शन। उसकी निशानी उससे पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके आगे डी वाई। अगर इधर y वाला वेरिएबल है तो डी वाई लिखना पड़ेगा, x वाला वेरिएबल है तो डी एक्स। एवरीथिंग इज रेडी ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। अब इंटीग्रेशन देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ 1/cos² थीटा किसके इक्वल होता है अलीना? 1/cos² थीटा किसके इक्वल होता है? ट्रिग्नोमेट्री की एक टर्म है 1/cos थीटा, 1/cos² थीटा। कौन बताएगा जिसको ये वाली आइडेंटिटी याद है? 1/cos थीटा इज इक्वल टू वो नहीं, क्या होता है? ईमान ठीक है, सेक थीटा, सीकेंड थीटा। सेकंड। अलीना क्या हो गया आपको? मैं सीकेंड को सेक ही कहती हूँ। अच्छा सेक कहती हो तो इसको आपने सेक बोला है? जी। अच्छा ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस का स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह उसने 3y लिखा हुआ है। अभी भी मैंने इंटीग्रेशन जो है ना उसके बाद जो है ना ये सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और टैन की जो 1/cos सीकेंड स्क्वायर होता है। अब सीकेंड स्क्वायर की अभी इंटीग्रेशन तो मैंने की नहीं है, अभी भी चीज़ें रेडी कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन के लिए। 1/cos² की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती थी। मैंने पहले आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि 1/cos तो यार सीकेंड होता है, तो 1/cos² थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा अभी भी नहीं कर सकता। राइट साइड रेडी है, राइट साइड की इंटीग्रेशन मैं कर सकता था लेकिन अभी भी नहीं करूँगा। मैं एक साथ इंटीग्रेशन करूँगा। देखें लेफ्ट साइड पे 1/cos² 3y था, 1/cos² थीटा की मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता था। तो मैंने आइडेंटिटी सोची कि 1/cos² थीटा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो व्हेन आई प्लेस माय 1/cos² थीटा रिप्लेस विद सीकेंड स्क्वायर थीटा, लेफ्ट पे दिखाना है कि सर अभी इंटीग्रेशन मौजूद है, अभी मैं अपने फंक्शन को रेडी कर रही हूँ टू बी इंटीग्रेटेड। अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ वो वाला फंक्शन। अभी एग्जामिनर कहेगा ओके, इस स्टेप का भी आपको मार्क देगा कि बच्चा इंटीग्रेशन सोच रहा है,
अभी उसने इंटीग्रेशन का पहला स्टेप किया, नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं, ट्रिग का कॉन्सेप्ट की, ये ट्रिग का स्टेप है, 1/cos² सेक में कन्वर्ट हुआ। अब मैं फंस जाऊंगा या मैं करूंगा, सेक स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है बेटा जी वो tan थीटा होती है, याद रखो। या तो अगली क्लास में आप लोगों ने ना MF19 प्रिंट करके अपने सामने रखनी है, तो उसमें से चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे ढूंढनी है। छोटी मोटी ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ देख के लिखनी होती है। सेक स्क्वायर जो होता है ना वो tan थीटा में कन्वर्ट होगा, थीटा की जगह 3y है, लेकिन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। जो बच्चा ये काम करेगा ना वो समझे अपने मार्क्स लूज कर लेगा, ये एक ब्लंडर है। अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना उसके आगे जो चीज़ होती है ना इसको आप ब्रैकेट समझो, बेस समझो। सीकेंड स्क्वायर की अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan थीटा है ना, ये जो भी चीज़ होगी इसका डिफरेंशिएशन आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। तो यू नीड टू डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ द सीकेंड स्क्वायर। इफ योर सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा and theta is replaced with 3y over here, so you can simply say tan 3 theta over 3, मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन हो गई। e⁻⁻4x की इंटीग्रेशन क्या होती है अलीना? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं बताना। इसकी हाँ, e⁻⁻4x, e की जो e⁻⁻4x ऐसे ही लिखे। हाँ, पहली बात तो ये रट्टा मार लो कि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो वो पहले पावर के साथ एज इट इज लिखा जाएगा। अगला स्टेप, इंटू -4, लुक अगला स्टेप क्या करो, इंटू -4, नो ईमान क्योंकि बताओ, डेरिवेटिव ऊपर था और इंटीग्रेशन है ऊपर -4। किधर? अच्छा कुछ नहीं, मान को कहने दे। ईमान बोलो, डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो है। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैंने भी ओवर कहा है। ओवर मुझे सुना नहीं, ठीक है, अगर ओवर बोला है तो फिर ठीक है। तो ये -4 पावर, देखो e⁻⁻4x की डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, बस और कोई भी निकला। और साथ जो है ना c लगाया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। c का मतलब क्या होता है? c क्यों लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता? जब लिमिट्स नहीं होती, जब लिमिट्स नहीं होती तो सी लगाया जाता है, और जब लिमिट्स होती हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर सी नहीं लगाया जाता। इस इक्वेशन पर आकर आप रुक जाओगे। अब आपको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के, वो क्वेश्चन के शुरू में देता है। ये देखो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ बेटा ये है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है और वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो अब हम जो है ना इसमें से वाई को सब्जेक्ट बना लेंगे एंड में। अब यहाँ पर लिखो कि अगर आपके पास x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 0 हो, तो tan 0, लोग अब मैं जो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगा, tan 0 क्या होता है कैलकुलेटर में? tan 3y, y तो आपके पास 0 है, y 0 है, तो tan 0 मेरे ख्याल में 0 होगा। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब आप इसमें 0 पुट करोगे। x की जगह पे आपने 2 पुट करना है, तो e की पावर बेटा जी क्या हो जाएगा, e की पावर जो है ना ये हो जाएगा -8/4, और ये आपके पास आ जाएगा +c। तो आपको तो c की वैल्यू चाहिए, ये इधर माइनस है, तो आपके c का जो आंसर आ गया, c का आंसर आ गया पॉजिटिव e⁻ जो है ना बेटा -8/4। आई एम डन विद माई c, मेरा c आ गया है। तो अब देखें बहुत सारी जगह देता है क्योंकि हमने उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। अब देखें जो इक्वेशन थी हमारे पास tan 3y, यहाँ पर tan 3y डिवाइडेड बाई 3 था, इज़ इक्वल टू नेगेटिव e⁻ जो है ना माइनस जो है ना बेटा जी ये 4x था, डिवाइडेड बाई 4 था, आगे प्लस c की जगह हमने c निकाला e⁻8 डिवाइडेड बाई 4। अब ये मेरी मेन इक्वेशन, इसमें से मैंने क्या करना है बेटा जी y को सब्जेक्ट बनाना है। पहले तो इस 3 को लेके जाकर पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू कैन सिंपली से कि सर tan 3y इज इक्वल टू 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3e⁻,
8, अगर मैं पहले इससे प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखूं तो ये 3e⁻⁻8/4। इस 3 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये एक ब्रैकेट है। आपने अपने इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिखना चाह रहा हूँ और माइनस वाली वैल्यू जो है ना मैंने बाद में लिख देनी है, और ये मेरे पास आ जाएगा 3/4 e⁻⁻ जो है ना बेटा जी 4x आ जाएगा। अब मैंने एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। मैं चाहता हूँ, मैंने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 3y को यहीं पे रहने दो, tan को उधर ले जाओ। tan जब भी आप राइट साइड पे लेकर जाओगे वो tan इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट साइड पे आप एलसीएम ले लो 4, एलसीएम अगर 4 ले लो तो 3e⁻⁻8 होगा, माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा, ये 3 है और ये आपके पास जो है ना ये भी 3 है, तो 3 डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सिंपल लिख सकते हो 3e⁻8 और फिर जो है ना क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया समझें, तो 3e⁻- जो है ना ये आ गया 4। तो 3 बाहर निकला है, तो आप सिंपल क्या करो, आप y लिख दो। तो y इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, 3e⁻⁻8 माइनस e⁻⁻4x डिवाइडेड बाई जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को छोड़ना चाह रहा हूँ। अलीना चेक करो क्या कह रही है मार्क्स की। उसने कहा था y को सब्जेक्ट बनाना है। यही है। 1/3 tan इनवर्स, ये हमारा डिफरेंशियल एक इक्वेशन हो। मिनट, जो आपका दूसरा ई है वो भी 3 है, उसके साथ 3 नहीं लगा हुआ? नहीं, 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर 3, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो 3 कॉमन ले लो तो आपके पास 3/4 बाहर आ जाएगा और नीचे 4 है, तो 3e⁻⁻8 और e⁻⁻4x, या 3 की इधर उनका भी। है 3/4 e⁻⁻8 माइनस 3/4 e⁻⁻4। तो मैं फिर 3 कॉमन नहीं ले सकता, यहाँ पर भी 3 है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे भी 3 है। हाँ बस ये मेरी गलती है, ठीक है, क्योंकि 3 सही कह रहे हो, ये 3 मैं क्यों कॉमन ले रहा हूँ, मैंने तो एलसीएम लिया था। हाँ तो एलसीएम लिया था, 3e⁻⁻8, ये गलती हो रही थी। 1/3 भी होना चाहिए ना जो इधर से आएगा 1/3, जी। वो भी है ना। तो अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो 5 मिनट भी नहीं लगे हमें करने में, अगर आप प्रैक्टिस मेंटेन कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ 2 बातें लिख लो कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेशन करनी होती है, और सी की इक्वेशन बना के सी की वैल्यू निकालो, वापस इक्वेशन में पुट करो। अगर वो कह रहा है कि वाई को सब्जेक्ट बनाना है, उसने कहा हुआ है कि ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपको 7/7 मार्क्स मिलेंगे, इधर से कोई मार्क्स नहीं कट सकता आपके। अब जी बेटा जी पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों की आ गई फेवरेट। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना बेटा जी, ये कौन सी वाली फॉर्म है, इसको देखकर बताओ पार्शियल फ्रैक्शन में ये कौन सी फॉर्म है। सर पहले 2+3x को वैसे लिखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा स्क्वायर के साथ। नो बेटा, आप इसको पहले यूं कर लो, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। इसको लिखोगे a ओवर फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 - x प्लस, नीचे देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो bx प्लस c की फॉर्म में लिखी जाती है। यहां तक सही है ये फॉर्मेट अलीना? जी। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर देना बेटा, मल्टीप्लाई विद मेन क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है कैपिटल डी, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा 17x² - 7x + 16 इज इक्वल टू ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, जो कुछ ए के पास होगा वो नहीं मल्टीप्लाई करेगा, इस डिनोमिनेटर को देखना है, जो बच जाएगा वो ए से मल्टीप्लाई कर देना। 3x², bx प्लस सी के नीचे 2 + 3x² है, ये उड़ जाएगा। आपका जो bx प्लस सी है ये बेटा जी 2 - x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें a के नीचे जो डिनोमिनेटर है
वो है 2 माइनस एक्स, उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज़ इक्वल टू 2। अब मैं इसमें x इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर टीचर कहते हैं कि अगर आप a के डिनोमिनेटर की वो वैल्यू पुट करोगे तो a ही आता है, तो मैंने कहा कि इसको रट्टा नहीं लगाना आपने, जो आए आने दो, हमें नहीं पता उस चीज़ का, जो कुछ आएगा वो देखा जाएगा। आप यहाँ पर जो है ना, अगर वैल्यूज़ को बेटा पुट करते हो x को, कैलकुलेटर को यूज़ करो, तो आपके पास जो है ना ये 17x का स्क्वायर है। ये सारा काम आप कैलकुलेटर से करके बताओ। एक मिनट, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है। अब x की जगह पे पॉजिटिव 2 लिखोगे ना, तो 2 माइनस 2, इधर से ज़ीरो निकलेगा, ज़ीरो इस पूरी ब्रैकेट को खा जाएगा, तो ये सारा काम ही ख़त्म हो जाना है। अब आपने क्या मैनुअली थोड़ा सा देख लिया करो, एंड पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो पूरी एक्सप्रेशन में एक दफ़ा आँख से देखना है, वहाँ नज़र घुमानी है। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, अगर लास्ट ब्रैकेट में मैं x की जगह पे पॉजिटिव 2 लिखूँ, 2 माइनस 2 ज़ीरो, तो ज़ीरो तो मल्टीप्लाई होकर इस सारे चीज़ को ख़त्म कर देगा। तो राइट साइड पे मेरे पास बेटा सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, a इंटू एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, तो इधर से 14 आया। अब 2 का स्क्वायर 4, 17 4 ज़र कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 17 4 ज़ार 52, या कैलकुलेटर वाला बच्चा बता दे। एक्स 2 7 टाइम्स 2 14 प्लस 16, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 68, 70। तो दिस इज़ 14a। 68 माइनस 14 क्या होगा, 8 में से 4 माइनस करो तो 4 आएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 54, भाई प्लस 16 भी है। कैलकुलेटर जो तुम लोगों के पास है, मैं मैनुअली करूँ, सर 70 है। सॉरी 70, तो ये गलती हो गई है ना आपके, मैंने कहा था ये वाली चीज़ें आपने करनी है। तो 70 माइनस जो है ना 14 कितना आएगा, 56। तो a इज इक्वल टू, बता रही हूँ कि 17x² माइनस 7x प्लस 16 को मैंने किया तो 70 आया कैलकुलेटर पे। 70 आया कैलकुलेटर पे, तो सॉरी, तो फिर कैलकुलेटर पे करें ना, मैं क्यों ऐसे खुद से एफर्ट कर रहा हूँ। तो ये 70 आया है, तो अब आपने क्या करना है, 70 इज इक्वल टू a 14a, तो 70 डिवाइडेड बाई 14 बेटा क्या आता है 5, तो a का आंसर 5 आ गया हमारे पास। तो आई गॉट माई a एज 5, a 5 आ गया। अब देखो अरीना, आपने चेक करना है, अब हमने b और c निकालना है। अब इसको डिनोमिनेटर को वैल्यू पुट करके कोई इनपुट मिल सकती है आप लोगों की, या एरर आ जाएगा इसके बी एक्स प्लस सी के डिनोमिनेटर को देख के बताओ। उनका ए ये नहीं है, उनका C5 होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, वो उन्होंने फॉर्मेट चेंज करके ना इसको, आप वो इस तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। मैंने ए ओवर दिस थिंग की है, उन्होंने पता है क्या किया है, उन्होंने इस फॉर्मेट को ए ओवर नहीं लिखा, उन्होंने इस फॉर्मेट को यूँ लिखा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ए एक्स प्लस बी ओवर जो है ना 2 प्लस जो है ना उनने 3, c over 2 minus x किया है। हाँ सी ओवर 2 माइनस एक्स करोगे, फॉर्मेट यूँ लिखोगे तब भी ठीक बस चलेगा। वैल्यूज सेम होनी चाहिए, लेटर्स नहीं सेम होने चाहिए ना। लेटर्स का वैल्यूज बस सेम होनी चाहिए। लेटर किसी का देखे ना, मैंने आपको पहले कहा कि आपने कहा ए नहीं है, मैंने कहा फिर सी है, क्योंकि या तो कोई टीचर यूं भी लिख सकता है ए एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस 3x फिर सी, उसने मैंने क्योंकि उनके डिनोमिनेटर को ना सीधा कर दिया था। क्वेश्चन देखें, उनके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्वाड्रेटिक देखो पहले लिखा हुआ था, तो वो यूं चाह रहे थे कि आप ना पहले क्वाड्रेटिक है तो पहले उसने ए आता है, तो उसने यूं कर दिया ए एक्स प्लस बी ओवर जो है ना बेटा जी उसने कर दिया 2 प्लस जो है ना 3x का स्क्वायर प्लस जो है ना c ओवर 2 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, मैंने इस डिनोमिनेटर को पहले लिख दिया, क्वाड्रेटिक को बाद में लिख दिया। पैटर्न आपको सिखाया हुआ है a ओवर फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस जो सेकंड डिनोमिनेटर है दैट इज बी एक्स प्लस सी इन द फॉर्मेट ओवर सेकंड डिनोमिनेटर। तो उनका मैं अगर उनकी तरह लिखता तो मेरा C5 आता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके आंसर आने चाहिए बेटा जी। तो ए का 5 आया,
अब बताओ बी सी के लिए मैं क्या करूं? अब मेरे बी सी जो है ना आपके डिफरेंट आएंगे, हमारे जो है ना वो वाले तमाम वैल्यूज सेम होंगी। क्या मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो कर सकता हूं? क्या मैं बी एक्स प्लस सी ओवर डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर से मुझे कोई वैल्यू मिल सकती है एक्स की जो मैं इसमें पुट करूं? हाँ या ना? बोलो। फिर से पूछे सवाल। मैं इसमें एक्सप्रेशन के अंदर बेटा जी आपको ये बताना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग यहाँ पे बी एक्स प्लस सी का जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि पहले मैंने ए के डिनोमिनेटर को जो टू माइनस एक्स था उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके वैल्यू निकाल ली। क्या मैं बी एक्स प्लस सी के नीचे जो डिनोमिनेटर है अब मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो करूँ या जी। गड़बड़ नहीं कर सकते? एरर आ जाएगा। क्यों? टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो देखो थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव टू आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री बाई टू, अंडर रूट लोगे तो एरर नहीं आ जाएगा कैलकुलेटर पे? अब अच्छा। आप अब आप या तो मेरे वाला मेथड करोगे या फिर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि अब आप लिखोगे इफ़ आई ट्राई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पहले ये पुट करो, फिर आप लिखोगे इफ़ आई ट्राई एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप जब आपके पास एरर आ जाएगा तो आप एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन या एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वगैरह चेक करके ये इसके अंदर बेटा वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो है ना बेटा जी ये वाला आंसर, इसके आंसर निकालेंगे आप और फिर कैलकुलेटर पे या फिर इसमें निकाल दो। देखो कैलकुलेटर देखो, इस पे ज़ीरो पुट करोगे ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 16 बच जाएगा। राइट साइड पे देखो एक्स ज़ीरो बी एक्स ज़ीरो, यहाँ पर जो है ना ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टू ए हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे एक्स ज़ीरो ख़त्म तो ये हो जाएगा टू ए। आगे देखो उसमें क्या होता है, ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा, बी ज़ीरो, बी भी ख़त्म, अब आपके पास सी प्लस ज़ीरो इंटू टू तो प्लस टू सी आ जाएगा। तो ये देखें ए का आंसर हमने 5 निकाला हुआ है तो 5 टाइम्स 2 जो है ना बेटा जी आपके पास जो है ना ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 2 10, 16 में से आप जो है ना 10 निकाल ए 5 टाइम्स 2 10, 16 में से 6 निकालो आएगा आपके पास, फिर 16 में से 10 निकालो 6 आएगा, 6 डिवाइड बाई 3 तो सी इज इक्वल टू 3। अलीना चेक करो उनका बी 3 होगा, हमारा सी 3 आ रहा है, उनका बी 3 होगा। B3 है। तो बस उनका बी 3 है क्योंकि उनका फॉर्मेट दूसरा है। तो ये हमारा सी 3 हो गया तो फ्रैक्शंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 आ गया। अब आपने इसमें 1 पुट करना है तो कैलकुलेटर के अंदर बेटा 1 पुट करोगे तो आपने अपनी यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो ए बी सी की जब सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपके पास ये वाली बेटा जी फ्रैक्शन बन जाएगी और इस फ्रैक्शन के आगे सोच के बताओ या तो इंटीग्रेशन होगी बेटा या फिर बाइनोमियल होगा। अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है ना ये वाला क्वेश्चन फार्मूला मैं लिख कर दे देता हूँ, फिर आपने ये अपना कंप्लीट करना है। वन प्लस एक्स इस सारे की पावर एन होती है तो ये फार्मूला कैसे खुलता होता है, वन प्लस जो है ना एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर जो है ना 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। वो जो उधर से फ्रैक्शंस मिलेंगी उन हर फ्रैक्शन को आपने जो है ना बेटा जी यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करना है टर्म नंबर 3 तक, तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये अब आपने कल तक खुद कंप्लीट करना है और इसके प्रॉब्लम्स जो है ना फिर वो डिस्कस करने हैं। ये करके मेरे ख्याल में ये लो 10, इसमें 10वां क्वेश्चन भी है, 11वां क्वेश्चन भी है माशाल्लाह। तो ये 2 क्वेश्चन अब कल ही होंगे, अभी नहीं हो सकते, टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने, आगे वाला ट्राई करिएगा, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कल जो है ना ये 2 क्वेश्चन भी करवाऊँगा और अगला पेपर भी हम शुरू कर लेंगे।